हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साइंस में फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, अदर पीसीएस हो। हर एग्जाम्स में आपको एक प्रश्न इससे देखने को मिलेगा। तो इससे पहले बिना देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो किन में होगी? तो 200 से लेके 200 एनएम में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परांश में दिखता है? जो सौर विकिरण होता है वो 400 से लेके 700 एनएम में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है तो ये 390 से लेके 780 एनएम के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है तो कितना है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लिए। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा वेग किसका अधिकतम होता है? तो प्रकाश का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम अधिक होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानित होता है तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति होती है तो हमने अभी पीछे देखा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये सारे एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न हैं, वो जो कि लिखा हुआ है कि उस एग्जाम्स में कब पूछा गया है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो प्रकाश का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति सबसे कम कब होगी? तो जब कांच में जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है तो हवा में जो प्रकाश की चाल निर्भर करती है वो किस पे करती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, इसलिए इसमें आंसर नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने पर कितना समय लगता है? जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो 8 मिनट 0.5 में दिया है तो 8 मिनट 20 सेकेंड इसका होगा। तो इसमें 8 मिनट यही एक ऑप्शन दिया है सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो आप कमेंट करके बताइए कितना मिनट पहुंचता है? 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट या इनमें से कोई नहीं। तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, तो इसमें ई हो जाना चाहिए या फिर सी भी आयोग मान सकता है आंसर। तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए वैसे, तो फिर भी 8 मिनट मान लिया गया है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे चर क्या किस पे निर्भर करते हैं? वे हैं तरंगदैर्घ्य और वेग पे। जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आवृत्ति। अगला प्रश्न है,
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो आपने हमने पीछे देखा आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा ए। ये अभिलंब होता है और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो दूर हो जाती है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो नियोन। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये परिणाम है बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होगा? प्रकाश कहाँ जाएगा? तो ये हीरे से जब कांच में जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश तंतु जिसे इंग्लिश में हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है? तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये देखिए कितने एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है। तो हमने पीछे अभी जस्ट देखा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तो ये प्रकाश तरंग में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। प्रकाशिकी तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध है, ये गलत हो जाएगा हमारा। तो 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? जो एंडोस्कोप है इससे क्या होता है? पेट के अंदर की जांच होती है। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। एक एंडोस्कोप है, तो एक एंडोस्कोप क्या है? प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन, जिसमें संकरणीय दूरदर्शी कैमरा का प्रकाश सरल सूक्ष्म है। तो इनमें से हमारा कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन कहीं नहीं दिया गया है। मृगमरीचिका का कारण है। जो मृगमरीचिका बनती है, जैसे कि आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको दूर से कहीं दिखेगा जैसे कि पानी है, लेकिन पानी वो वास्तविक में नहीं होता, बस हमारा एक लगता है कि वहाँ पानी बट नहीं है, उसको मृगमरीचिका कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मरीचिका बनना उदाहरण है किसका? तो वही आंतरिक परिवर्तन का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सी। मृग तृष्णा उदाहरण है, तो वही है मरीचिका को ही मृग तृष्णा बोला जा रहा है। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, ये तो हमारा एक है प्रकाश प्रवर्तन, एक है हमारा प्रकाश अपवर्तन और एक है प्रकाश विवर्तन। जैसे क्या पूछा जा रहा है?
इनमें से किस तथ्य के कारण निरीक्षिका बनती है? तो एक तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनती है, तो प्रकाश अपवर्तन और स्थानीय तापन भी कह सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में आप देखेंगे कि बहुत ताप होता है अधिक, और ये प्रकाश प्रवर्तन के कारण होता है। तो इसमें हमारा 1 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो एक कटा हुआ चमकाता क्यों है? क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन और सूचकांक होता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो ये क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा राइट आंसर। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, वही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो हीरा अपने ही आकार के अनुकारिक कांच से अधिक झिलमिलाता है, और दूसरा हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहला तो कथन सही है हमारा कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारिक कांच से अधिक झिलमिलाता है, लेकिन दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा कि हीरा अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ये कारण इसका गलत है। कथन तो सही लेकिन कारण गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के त्रिबिंबीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने को की टेक्निक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। त्रिबिंबीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी। व आप देखते होंगे बुक में भी होलोग्राफी रहता है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो यह रोस्टर स्कैन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पर जाती है। तो किसके आर पर जाती है? सभी पारदर्शी माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, लेजर बीम। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है, जो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इनकी व्याख्या की जाती है। तो इनकी व्याख्या परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर की जाती है। तो रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकिरणन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होती है। तो ये हमारा हो जाएगा, सब पूछ क्या है सही क्या है? तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान विद्युत होता है, वो धाराओं से उत्पन्न होती है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के प्रवर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो 3 और 4 सही है। 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में हमारा है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे के दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकेंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो ये हमारा सही है कथन कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक समानतः 24 फ्रेम प्रति सेकेंड प्रक्षेपित किए जाते हैं।
दूसरा क्या, आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि 0.1 सेकेंड नहीं, 1/60 सेकेंड तक प्रतिबिंब बना रहता है। तो इसमें हमारा ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? दूरदर्शन के जो संकेत है एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त टेक्निक कौन सी है? तो आवृत्ति मांडुलन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आवृत्ति मांडुलन, राइट आंसर। दृष्टिपटल, जो कि रेटिना को बोलते हैं हिंदी में, या दृष्टिपटल रेटिना को बोलते हैं, पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो जो रेटिना में वो चित्र बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, और वस्तु से छोटा। तो वह वस्तु से छोटा होता है और वास्तविक और उल्टा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है और वास्तविक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो अभी हमने बताया रेटिना पर छोटा और उल्टा और वास्तविक बनता है। तो सीधा तो बनेगा ही नहीं, इसमें सीधा दिया गया, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, उल्टा और वास्तविक। हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उल्टा और वास्तविक। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है? ऐसा कौन सा कारण कि एक आँख होने के अलावा दो आँख होना बहुत ही उपयुक्त है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। तो मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है 20 से लेके 2000 हर्ट्ज, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है मनुष्य के कान को, या 2000 आई थिंक। तो ये हमारा सही हो जाएगा ये। तो दूसरा, मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही नहीं, लाल आँख होगा तो अच्छा नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक कथन यही गलत है हमारा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है उसमें अल्ट्रावायलेट प्रकाश किरणें जो निकलती है, जो हमारे आँखों को क्षति पहुंचाती है। तो इसका कारण हो जाएगा हमारा अल्ट्रावायलेट प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग किससे दर्शाता है? उसका ताप, जो जितना ताप तेज रहेगा वो तारा उतना ही चमकीला होगा या रोशनी देगा। तो उसका ताप पे तारे का रंग दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है उसका कारण होता है धूलकण। धूलकण के कारण जो वायुमंडल में प्रकाश होता है वो फैल जाता है, फैलाव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धूलकण, राइट आंसर। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह है। तो धूलकण हमने अभी जस्ट पीछे देखा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धूलकण, राइट आंसर। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो धूलकण ही है। तो वही क्वेश्चन घुमा पूछा जा रहा है। देखिए कितने एग्जाम से पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंडा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। तो ऐसा क्यों होगा? लाल होगा, वो पहला था। दूसरा कारण क्या है? यदि सायन और मैजेंटा के रंग दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। तो ये दोनों से बोला कथन कौन सा सही है? तो ये दोनों कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो हमने अभी पीछे देखा किस पे होता है? ताप पे। और प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पे? तो तरंगदैर्घ्य। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है?
तो सबसे ज़्यादा लंबा तरंगधार किस कलर का होता है? तो लाल कलर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और सबसे कम वेवलेंथ जो तरंगदैर्घ्य होता है वो किस प्रकाश का होता है? तो बैगनी का। लाल का सबसे अधिक और सबसे कम किसका होगा? बैगनी का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दृश्य काले वर्ण काल कर में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला किस कौन है? तो बैगनी। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होगी? तो सबसे ज्यादा उच्चतम ऊर्जा किसमें होगी? तो नीला प्रकाश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा? तो सबसे कम कौन सा कलर विचलित होता है? तो लाल रंग। और सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो बैंगनी कलर विचलित होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? बैंगनी। ये ज़्यादा होगा, माइनस प्लस कम होगा लाल। प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। तो ये दोनों में कौन सा कथन सही है और कौन सा कारण सही है? तो इसमें कथन जो ए है वो तो गलत है, परंतु कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हमें वास्तविक सूर्य उदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? आप भी देखिएगा कि सूर्य उदय से कुछ मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये उनका अपवर्तन ही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, ऐसा क्यों? जो ट्रैफिक सिग्नल में देखते हैं आप कि लाल प्रकाश दिया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, मैंने लंबाई इसकी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हमने पीछे भी देखा था सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल प्रकाश की, सबसे कम बैगनी की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, ये सही है। लाल रंग का परिकरण सबसे कम होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा दोनों इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लेकिन परिकरण कम होता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? क्योंकि आकाश परिकरण सबसे अधिक होता है नीले रंग का, इसलिए। तो नीले प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होने के कारण हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नीले प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्यों? तो अभी हमने पीछे देखा कि जो नीला प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है, तो सूर्य के प्रकाश में नीला रंग रंगों से अधिक नहीं। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकरण होता है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही, वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका परिकरण सबसे कम होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, इसका परिकरण सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, आकाश का नीला रंग क्यों होता है? तो प्रकाश का प्रकिरण के कारण। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरण के कारण। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो हमने पीछे भी देखा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिकिरण के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीले दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का परिकिरण। तो ये तो हमने भी जस्ट पीछे देखा, तो ये सही हो जाएगा। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का परिकिरण, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का परिकिरण, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। सूर्य अस्त तथा सूर्य उदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो मैं पीछे भी देखा, प्रकाश का परिकिरण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये भी परिकिरण के कारण ही दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिकिरण के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ब्लैक, तो काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर।
जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखता है? तो हमने पीछे भी देखा कि अंतरिक्ष पे जाने पे आकाश में कैसा दिखाई देता है, तो ब्लैक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काला। समुद्र नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन होता है, इसलिए हमें समुद्र नीला दिखाई देता है। क्योंकि आकाश भी नीला है तो वो समुद्र में परिवर्तन और परिकीर्णन के कारण क्या होता है, दिखाई देता है हमें समुद्र भी नीला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश परिकीर्णन के कारण। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हरा रंग जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को वापस भेज देता है और बाकी सबको अवशोषण कर लेता है, इसलिए हमें हरा रंग दिखाई देता है घास का। क्या इसमें है ऑप्शन है? या हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो ये किस पर आधारित है? तो ये डॉपलर प्रभाव से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है, तो रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो आकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस कलर का दिखाई देगा? तो पीला नारंगी आई थिंक दिखाई देना चाहिए, सॉरी, तो पीला दिखाई देगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आभासी और सीधा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कार में पीछे के यातायात के दृश्यवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो कार के जो पीछे यातायात देखने के लिए साइड में मिरर होता है वो उत्तल होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में किसका उपयोग होता है? तो हमने अभी जस्ट देखा उत्तल दर्पण का, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा राइट आंसर। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। दाढ़ी बनाने के लिए जो काम आता है वो अवतल दर्पण आता है। डॉक्टर जैसे कि जो दांत वगैरह देखते हैं, दांत जो मिरर से वो भी अवतल से होता है, उससे क्या होता है कि हमें बड़ा दिखता है वो चीज़। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होगा? तो अगर आपको छाता लेना तो उसमें सबसे अच्छा कौन सा होगा? तो ऊपर उजला कलर होना चाहिए और नीचे काला। इससे क्या होगा, ऊपर जो शीतलन होगा और काला क्या है, सब कलर को अवशोषित कर लेगा सारी गर्मी को, तो इसमें हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो ये कैसा होता है, वो काल्पनिक और बड़ा होगा। खगोलीय दूरदर्शी में जो बना होगा प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक और बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अगर दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में अगर हम कोई वस्तु रख देते हैं तो उस पर बनने वाला प्रतिबिंब कितना होगा? अनंत हो जाएगा, बहुत अनगिनत। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अभी हमने पीछे देखा कि दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य मतलब बीच में रखेंगे वस्तु, तो वो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो अनंत बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? तो 2 थीटा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश डालने पर तेजी से चमकने लगती हैं। प्रकाश पूर्णतः परिवर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित कांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका हमारा क्या होगा, दोनों सही हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 को अलग करने का क्या तरीका है? तो
प्रकाश में 7 कलर होते हैं और सातों कलर को अलग करने का क्या तरीका है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इसकी एक प्रिज्म होता है और इससे 7 रंग आते हैं। प्रकाश इधर से, तो इधर से 7 रंग आता है, तो इसको अलग करने का क्या तरीका है, तो ये प्रिज्म। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, तो इंद्रधनुष में ऊपर में कौन, उसके बीच में कौन, इसके नीचे में कौन सा कलर है, ये बताना है। तो नीला, हरा, पीला, ये तीनों का क्या है, इंद्रधनुष का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, नीला, हरा, पीला। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इनके निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है, तो प्रक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक प्रवर्तन। तो ये तीनों जिम्मेवार होती है। तो इसमें हमारा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट पेज है अब। उससे पहले चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो ये प्रिज्म द्वारा, मतलब कि प्रकाश का जो कलर है हम प्रिज्म द्वारा अलग कर सकते हैं। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हर क्लास का PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, तो हरा। हरा जो इंद्रधनुष है उसके बीच में कौन सा कलर दिखाई देता है, तो हरा कलर। बीचों बीच में जो होता है 7 रंग होता है ना, बीच में हरा कलर दिखाई देता है और सबसे ऊपर में लाल। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत पर्णवट होते हैं, तो सबसे ऊपर में लाल होता है, नीचे बैगनी होता है, तो लाल और बैगनी हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यह हम नहीं देख सकते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा, यह नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो आप देखिएगा कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में अगर डुबोएंगे तो आप साइड से देखिएगा तो वो छड़ी क्या होगा, छोटा और जल की सतह पर झुकी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये तो बात सही है जो कथन है, लेकिन कारण क्या है, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं में परिकिरणित होकर छड़ी के छोटी एक झुकी हुई होने का आभास होता। तो कारण तो ये गलत है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। अगर आप कोई बाल्टी में भरे पानी में एक सिक्का डालेगा तो आपको सिक्का क्या लगेगा, थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देगा, मतलब निकट उठा हुआ दिखाई देगा। ये तो कथन सही है। इसका कारण दूसरा सा कथन क्या है, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लेगा। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोनों सही कथन, ए और 2, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल दर्पण की भांति, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवतल लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तभी हमने पीछे देखा अपसारी, अवतल को हम अपसारी भी बोलते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अगर आप पूरा अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं समतल दर्पण में, तो आपका जो ऊंचाई होना चाहिए वो दर्पण के जो आपकी बस जो व्यक्ति है उसके आधा होना चाहिए दर्पण। तो व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर नहीं, आधा होना चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो कितनी होती है, अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वन 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो आधा होनी चाहिए। तो ये 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर का आधा क्या होगा, 0.75 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, आधा। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए
कौन सा काम आता है? तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल दर्पण का लेंस उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा दूर दृष्टि दोष पूछा गया है। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि हमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। लेंस का नभ्यांतर अधिक होता है। अगला, निकट के पिंडों को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, तो ये भी सही, लेकिन इस जब दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमें उत्तल लेंस चाहिए, जैसे अवतल लेंस लिखा हो तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए हमें कन्वेंक या अवतल लेंस जिसे बोलते हैं उसे नतोदर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा नतोदर, कन्वेव या अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस के द्वारा, तो अवतल लेंस के प्रयुक्त द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मायोपिया जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं उसको ठीक किया जा सकता है किससे? तो अवतल लेंस से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो अवतल लेंस लगा के। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश के क्षेत्र में अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है कि पुतली के आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेंस की व्यास और फोकस दूरी परिवर्तन हो जाता है। आगे क्या है ऑप्शन वो भी देख लेते हैं। तो पहला तो सही था कि पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, और भी ऑप्शन दिया हुआ है रोडोस्पिन का विरंजन व पूर्ण विंचरण होना, तो ये भी सही हो जाएगा। जो रोडोस्पिन का विरंजक व पूर्ण ये क्या था, विरचन हो जाता है। आँखों को अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन, इसलिए इसका ए, सी और डी तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस मतलब शीशा जो कांच, पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लासेस होता है, जो कांच होता है, वो किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो पढ़ने के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आँख में संकेंद्रण होता है, तो आँख में जो संकेंद्रण होता है वो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं कथन है? तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो मृग तृष्णा एक प्रकाशीय भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है, तो ये तो हमारा सही है। तो ये इसमें नहीं पूछा, ये भी देखना, अब ध्यान रखिएगा। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वांछनीय माने जाते हैं, तो ये भी सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक व गले की जांच में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि डी गलत है, अवतल होगा उसमें। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा राइट आंसर। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? तो नतोदर, या जिसे हम अवतल कहते हैं, तो ए हो जाएगा अवतल दर्पण। खोज बत्ती या हेडलाइट बत्ती, सर्च लाइट। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी हम देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर, पीछे भी देखा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा राइट आंसर। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है कितनी? तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कारण में परिवर्तित होती है? तो आँख के लेंस का फोकस दूरी है जो इसके कारण परिवर्तित होती है, तो ये सिलियरी मांसपेशी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिलियरी मांसपेशी राइट आंसर। लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो लेंस की शक्ति जो इसका यूनिट होता है वो डायोप्टर में मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, डायोप्टर। यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये हो जाएगी हमारा 50 सेंटीमीटर।
ये 25 सेंटीमीटर हमें स्पष्ट दिखाई देता, तो 2+2 बोला तो 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर होती है कितनी, तो 0 डायोप्टर होती है, क्योंकि धूप के चश्मे में कोई पावर नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस है, वो एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार क्या होगा, तो ये कांच की समतल चादर की भांति होगा इसका काम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कैमरे के द्वारा कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा, तो ये f22 1/60। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो फिल्म से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। इस परितालिका भी आई थिंक बोलते हैं, तो बी होना चाहिए परितालिका राइट आंसर। सॉरी, दृष्टिपटल बोलते हैं रेटिना को, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किसमें, तो रेटिना पे। तो परितालिका आइरिस को कहते हैं। जिस आइरिस से क्या होता है, हमें हमारी जो आँखों का कलर होता है वो आइरिस पे निर्धारित करता है, और जो प्रकाश होता है वो आइरिस पे ही जाता है। तो हमारा रेटिना हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनता है, तो दृष्टिपटल या रेटिना पे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है, तो रेटिना पे। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, तो रेटिना पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट पेज अब बचा है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये लाल, हरा व नीला कलर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जिसे प्राथमिक कलर भी कहते हैं। लाल, हरा, नीला को हम प्राथमिक कलर भी कहते हैं। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के रंग प्रकट होते हैं, तो वही लाल, हरा, नीला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जब लाल, नीले व हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, तो वह प्रकाश का कलर कौन सा हो जाएगा, तो वो सफ़ेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि प्राथमिक कलर है वो। इनमें से कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है, तो लाल, हरा, नीला तो है, तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, पीला। सॉरी, लाल, हरा, नीला तो प्राथमिक कलर है, कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है, तो काला नहीं होगा, यहाँ हरा होना चाहिए। तीन रंग मूल रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला। तो लाल, हरा, नीला किसमें है, लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए, तो लाल, हरा, नीला क्या है, प्राथमिक कलर है, लाल, हरा, नीला। इसमें भूरा अलग हो जाएगा, इसमें नीला देना चाहिए, पीला दे दिया है, या इसमें दिया गया है प्रिज्म का जो कलर होता है उसके अनुसार दिया गया है 7 कलर में। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, तो इसमें से विचार करना है हमें। गोधलू के सूर्य का अभाव, ये क्या, दृष्टि भ्रम के बारे में बताना है। तो दृष्टि भ्रम क्या है, गोधलू के सूर्य का अभाव होता है, ये दृष्टि भ्रम है। उषा काल में सूर्य का रंग है, ये भी दृष्टि भ्रम है। उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये हमारा दृष्टि भ्रम नहीं है। पर आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी क्या है, हमारा दृष्टि भ्रम है, क्योंकि ये प्रकाश के परिवर्तन के कारण हमें तारों का टिमटिमाना लगता है, लेकिन ये दृष्टि भ्रम है। आकाश में ध्रुव तारे दिखना, ये दृष्टि भ्रम नहीं है। तो हमारा 5 और 3 नहीं है दृष्टि भ्रम, बाकी 1, 2, 4 है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही है, कितना हमने पूरे 150 क्वेश्चन 147 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।